तो ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अगर आपने पिछला हिस्सा नहीं देखा है तो जाकर देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। हान ली ने उस सुंदर औरत को जाते हुए देखा, फिर अपने हाथ की हथेली को पलटा। अब उसके हाथ में एक नीला जेड स्लिप, एक हरा जेड स्लिप और एक पीला कमांड टेलिस्मैन था। हरे जेड स्लिप में उस दवा बगीचे की देखरेख से जुड़ी बातें और तरीके लिखे थे जो पिछले देखरेख करने वाले ने पीछे छोड़े थे। चूंकि यहाँ की दवाइयों की क्वालिटी आम थी और इनकी किस्म भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो अगर कोई ज़रा भी समझदार हो तो इस बगीचे की देखभाल करना बहुत आसान था। जहाँ तक नीले जेड स्लिप की बात है, उसमें एमयू पेलिंग द्वारा दी गई कल्टीवेशन टेक्निक लिखी थी, प्रोफाउंड आइस आर्ट्स। ये कोई बहुत टॉप लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक नहीं थी। ये इतनी कमज़ोर थी कि इसे दूसरी दर्जे की टेक्निक भी नहीं कहा जा सकता। इसका एक ही फ़ायदा था, इसे सीखना आसान था और इसके बॉटलनेक्स को पार करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन ऐसा एमयू पेलिंग ने किसी बुरे इरादे से नहीं किया था। हान ली एक एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइपल था, इसलिए जाहिर है उसकी कल्टीवेशन कमज़ोर रही होगी, इसीलिए उसने उसके लिए आसान टेक्निक छोड़ी थी। जहाँ तक उस कमांड टेलिस्मैन का सवाल है, वो पूरे मेडिसिन गार्डन के ऊपर लगे क्रूड स्पेल फॉर्मेशन को कंट्रोल करता था। हान ली ने इस तावीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी और इन तीनों चीज़ों को अपनी स्टोरेज पाउच में रख लिया। फिर वो धीरे धीरे चलते हुए झोपड़ी के अंदर गया, उसे अच्छे से देखा और फिर बाहर आ गया। हान ली अब झोपड़ी के सामने खड़ा था। उसने अपनी नज़र मेडिसिन गार्डन के पीछे वाली छोटी पहाड़ी की तरफ डाली और हल्की सी मुस्कान दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को फैला दिया, लगभग 15 किलोमीटर के इलाके को कवर करते हुए। जब उसने देखा कि आसपास कोई और कल्टीवेटर नहीं है, तो उसने बिना हिचकिचाए अपने हाथ घुमा दिए। एकदम साफ आवाज़ों के साथ उसके कपड़े की बांह से दर्जनों चमकती हुई नीली उड़ती तलवारें निकलकर उस पहाड़ी की ओर भागीं। हान ली की स्पिरिचुअल सेंस के कंट्रोल में वो तलवारें बड़ी तेजी और सफाई से उस पहाड़ी को काटने लगीं, जैसे वो कोई नरम टोफू हो। कुछ ही पलों में एक गहरी गुफा बन चुकी थी। हान ली की चेतना कई हिस्सों में बांट गई और उसने हर फ्लाइंग सोर्ड को अलग अलग कमरा काटने में लगा दिया। हर कमरा अलग साइज और स्टाइल का था। हान ली अब चेतना को बांटने में इतना निपुण हो गया था कि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लगभग 6 घंटे बाद एक नया छोटा केव रेजिडेंस उस पहाड़ी में बनकर तैयार हो गया। गुफा देखकर हान ली के चेहरे पर संतोष की हल्की सी झलक आई। फिर उसने कुछ फॉर्मेशन फ्लैग्स और स्पेल डिस्क्स निकाले और पहाड़ी के चारों तरफ हाई ग्रेड कंसीलमेंट स्पेल फॉर्मेशंस लगा दिए। ये स्पेल फॉर्मेशन किसी नेसेंट सोल लेवल के कल्टीवेटर की नज़र से तो नहीं छिप सकता था, लेकिन किसी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को धोखा देने के लिए ये काफ़ी था। हान ली के लिए ये अभी के लिए काफ़ी था। वैसे भी इस जैसे मामूली मेडिसिन गार्डन में कोई हाई रैंक कल्टीवेटर आने वाला नहीं था, और वैसे भी ये सब इंतज़ाम सिर्फ अस्थायी थे। जब हान ली खुद स्पिरिट कॉन्स्ट्रेनिंग फॉर्मेशन तैयार करके लगाएगा, तब कोई भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी यहाँ कुछ नहीं देख पाएगा। स्पेल फॉर्मेशन पूरा करने के बाद हान ली ने अपनी केव रेजिडेंस के छोटे मेडिसिन गार्डन में 9 कर्ल स्पिरिट गिनसेंग को रखा। इसे बहुत ही ध्यान से कई मजबूत रिस्ट्रिक्शंस के साथ घेर कर तब जाकर उसे आज़ाद किया। ये 9 कर्ल स्पिरिट गिनसेंग हान ली के नासेंट सोल कंडेंस करने के लिए बेहद ज़रूरी था। इसके बाद हान ली ने सोने चांदी जैसे दिखने वाले गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को इंसेक्ट रूम में रखा। लेकिन जो काले रंग से दूषित गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स थे, उन्हें हान ली ने अपने पास ही रखा, क्योंकि वो रेनबो स्कर्ट ग्रास के जरिए उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा था। इंसेक्ट रूम के बगल में एक स्पिरिट बीस्ट रूम था, जो हान ली ने खास तौर पर वीपिंग सोल बीस्ट के लिए तैयार किया था। वो बीस्ट अम्ब्रा बीस्ट की बहुत सारी आत्माएं खाने के बाद गहरी नींद में चला गया था और हान ली उसे जगा भी नहीं पा रहा था। हान ली को अंदाजा था कि इसने इतनी सारी आत्माएं खा ली हैं कि अब ये इवॉल्व कर रहा होगा। हान ली को वैसे भी ऐसी एवोल्यूशन की उम्मीद थी। अब जब उसके पास एक सुरक्षित जगह थी, तो हान ली ने उस बीस्ट के लिए आराम की व्यवस्था कर दी। हान ली ने सोचा कि इसी मौके का फायदा उठाकर अपने पेट में मौजूद वीपिंग सोल पर्ल को पूरी तरह रिफाइन कर ले, क्योंकि वीपिंग सोल बीस्ट का जो विकास हुआ था, उससे हान ली थोड़ा चिंतित हो गया था कि कहीं आगे चलकर वो इस बीस्ट को काबू में न रख पाए। अम्ब्रा रेल्म में जब वीपिंग सोल बीस्ट ने इनलार्ज्ड फॉर्म में ढेर सारी आत्माएं निगल ली थीं, तब हान ली को पेट में वीपिंग सोल पर्ल कई बार हिलती हुई महसूस हुई थी। हालांकि हान ली ने जीलिंग और मेनिंग के सामने शांति बनाए रखी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबराया हुआ था। अब जब उसे मौका मिला था, तो वो किसी भी हालत में इस खतरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। युएन याओ ने वीपिंग सोल पर्ल के जो भी लक्षण बताए थे, हान ली के पास इतनी मैजिक पावर और स्पिरिचुअल सेंस थी कि उन लक्षणों को संभाल सके। और वैसे भी अब तो वीपिंग सोल बीस्ट 2 रैंक ऊपर जा चुका था, तो शायद वो समस्याएं भी खत्म हो गई हों। लेकिन फिर भी इस समय उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि थोड़ा रिस्क लेना भी फायदेमंद था। अब जब ये तय हो गया, तो हान ली ने वीपिंग सोल पर्ल को रिफाइन करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। उसने पहले एक और जरूरी चीज पर ध्यान देने का सोचा। उसके शरीर में अभी भी फंसी हुई विंड स्पिरिट एनर्जी। फेंगशी जो एक ग्रेड 9 विंड ब्रेकर बीस्ट था, वो तो हेवनली साउथ रीजन में उसका पीछा नहीं कर सकता था,
लेकिन उसके शरीर में अब भी विंड स्पिरिट एनर्जी बची हुई थी, जिससे हान ली को काफी चिंता थी। अगर समय ज्यादा बीत जाता तो शायद फिर से कोई दुर्घटना हो जाती, लेकिन इसे सीधे रिफाइन करना मुमकिन नहीं लग रहा था। हान ली पहले भी कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अभी तक जो एकमात्र तरीका था वो ये कि वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उस एनर्जी को जबरदस्ती निकाल दे। ये तरीका मुमकिन तो था, लेकिन बहुत टाइम और मेहनत मांगता था, इसीलिए हान ली अब तक इसे टालता रहा था। अब जब उसे एक शांत जगह मिल गई थी तो उसने फैसला किया कि वो इस खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देगा। मेडिसिन गार्डन में उसने कई बड़े बंदर जैसे पपेट्स लगा दिए थे, ताकि अगर कोई अचानक आ जाए तो वो उसे रोके। फिर वो अपने रिफाइनमेंट रूम में गया। हान ली शांत कमरे में ध्यान लगाकर बैठ गया और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को अपने शरीर के अंदर पहुंचा दिया। उसने अपने डांटियन में एक चमकते हुए सुनहरे गोल स्फीयर को देखा, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया था। कुछ देर सोचने के बाद हान ली ने डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग को कंट्रोल किया, जो उस हानिकारक एनर्जी को घेरे हुए था, और उसमें एक छोटा सा गैप बना दिया। जैसे ही गैप खुला, वो एनर्जी अचानक बेचैन हो गई और उस ओपनिंग से बाहर निकलने लगी। तुरंत हान ली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से लाइटनिंग को फिर से फैलाकर उस गैप को बंद कर दिया और बाकी की विंड स्पिरिट एनर्जी को फिर से कैद कर लिया। हान ली को पता नहीं था कि विंड स्पिरिट एनर्जी में कौन कौन सी नुकसानदायक चीजें छुपी थीं, इसलिए उसे डर था कि अगर एक छोटी सी मात्रा भी बाहर निकल गई तो वो उसके मेरिडियंस को नुकसान पहुंचा सकती थी। डर और बेचैनी के बावजूद हान ली ने पूरे शरीर की मैजिक पावर को घुमाया और उस एनर्जी के टुकड़े को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे जैसे वो बिना हिले डुले बैठा रहा, उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगीं और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पता ही नहीं चला और 4 घंटे बीत गए। हान ली ने अपनी आंखें खोलीं और इधर उधर देखा। फिर उसने अपनी उंगलियों से 2 बूंदें ग्रे रंग की तरल निकालकर दीवार की तरफ फेंकी। जहां वो बूंदें लगीं, वहां 2 छोटे छेद बन गए। हान ली ने लंबी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत तकलीफदेह और थकाने वाली थी, लेकिन काम कर गई थी। अगर वो इसी तरह एक एक करके एनर्जी निकालता रहा तो उसे लग रहा था कि करीब आधे साल में उसके शरीर से विंड स्पिरिट एनर्जी पूरी तरह से निकल जाएगी। इससे उसके मन का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हान ली ने अपने स्टोरेज पाउच से एक काले रंग का जेड स्लिप निकाला और स्पिरिट कंस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन बनाने की विधि को ध्यान से पढ़ने लगा। वो इस स्पेल फॉर्मेशन में पहले से ही दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसे कभी समय नहीं मिला था। अब जब उसे मौका मिला था तो उसने ठान लिया कि जब तक वो अपनी केव के चारों ओर स्पिरिट कंस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन नहीं लगा लेता, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। आने वाले दिनों में हान ली ने अपना समय कई हिस्सों में बांट लिया। हर दिन 4 घंटे वो विंड स्पिरिट एनर्जी को निकालने में लगाता, थोड़ा समय वीपिंग सोल पर्ल को रिफाइन करने में और बाकी समय स्पिरिट कंस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन को समझने में बिताता। जहां तक बाहर के मेडिसिन गार्डन का सवाल था, हान ली ने अपने कई पपेट्स को उसकी देखभाल में लगा दिया। इसके अलावा हान ली ने ग्रीन लिक्विड का इस्तेमाल करके रेनबो स्कर्ट ग्रास को तेजी से बड़ा किया और उसे गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स को खिलाया। उसे लग रहा था कि ये बीटल्स शायद एक बार फिर रिप्रोड्यूस करने के कगार पर हैं। इसी एक जैसी जिंदगी में कुछ महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस दौरान म्यू पेलिंग 2 बार हान ली से मिलने आई। जब उसने देखा कि हान ली ने उसकी शर्तों के अनुसार मेडिसिन गार्डन को संभाल लिया है, तो उसने उस बगीचे पर और ध्यान नहीं दिया। जहां तक प्रोफाउंड आइस आर्ट्स की बात है, वो औरत खुद से कुछ समझाने नहीं आई, क्योंकि हान ली ने भी उससे कुछ पूछा नहीं। मई पेलिंग ने जब भी हान ली से मिलने आई, वो हमेशा तटस्थ और ठंडी बनी रही, जैसा हान ली चाहता था। उसके लिए यही बेहतर था कि ये औरत इस मेडिसिनल गार्डन को भूल ही जाए। अगर उसने आना ही बंद कर दिया तो हान ली के लिए कल्टीवेशन करना और भी आसान हो जाता। एक और महीना बीत गया और हान ली को आखिरकार स्पिरिट कंस्ट्रेनिंग फॉर्मेशन की पूरी समझ लगभग हो गई। उसने अपनी समझ के आधार पर यह फॉर्मेशन पूरे पहाड़ के चारों तरफ बिछा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि स्पेल फॉर्मेशन से निकलने वाली अंदरूनी शक्ति की हल्की सी भी हलचल अब गायब हो गई थी। बाहर से देखने पर वो छोटा पहाड़ बिल्कुल सामान्य दिखता था, जो हान ली के लिए काफी संतोषजनक था। अगले 3 महीनों में हान ली ने वीपिंग सोल पर्ल को पूरी तरह रिफाइन कर लिया और विंड स्पिरिट एनर्जी को भी अपने शरीर से पूरी तरह निकाल दिया। और ये सब उसने जितनी जल्दी किया, उससे वो खुद भी हैरान था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जब उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस उस रिफाइंड वीपिंग सोल पर्ल से जोड़ी, तो उसे कोई बीमारी या सिरदर्द महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वीपिंग सोल बीस्ट का अनपेक्षित एवोल्यूशन इस डेथली पर्ल में भी एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन ले आया था। इस खोज से हान ली बहुत खुश हुआ। जहां तक विंड स्पिरिट एनर्जी का सवाल है, तो वो बाहर निकालना मुश्किल और थकाने वाला तो था, लेकिन जैसे जैसे ज्यादातर एनर्जी निकलती गई, बाकी बची ऊर्जा को निकालना आसान होता गया। आखिरी कुछ हिस्से तो बेहद आसानी से बाहर निकल गए। हान ली ने कई बार अपने शरीर की जांच की और जब कुछ भी गलत नहीं मिला तो उसने चैन की सांस ली। अब जब सबसे जरूरी काम पूरे हो चुके थे,
हान ली ने अपनी सारी ध्यान फिर से कल्टीवेशन पर और उस मेडिसिन पिल पर लगाया जो 9 कर्ल स्पिरिट गिनसिंग से रिफाइन की जानी थी। उसने कई दिन सोचा कि किस तरह कल्टीवेशन की जाए और फिर ये तय किया कि ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक की चौथी लेयर और एज्योर एसेंस स्वॉर्ड आर्ट्स दोनों को एक साथ कल्टीवेट किया जाए। पहले गोल्डन कोर बनाने के अपने अनुभवों से हान ली को ये पता था कि एक मजबूत स्पिरिचुअल सेंस बॉटलनेक्स तोड़ने में बहुत मदद करती है। इसलिए चाहे ये चौथी लेयर जितनी भी मुश्किल हो, हान ली इसे आजमाना चाहता था। अगर स्पिरिचुअल सेंस नेसेंट सोल कंडेंस करने में ज़्यादा मदद न भी करे, तो भी दुश्मनों से लड़ते वक्त ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती थी। भले ही इस रास्ते पर चलने से फॉल्स नेसेंट स्टेज तक पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन हान ली को लगता था कि ये फैसला गलत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो सकता था, वो बस थोड़ा सा समय ही था। जहां तक 9 कर्ल स्पिरिट जिनसेंग को रिफाइन करने की बात थी, हान ली कोई लापरवाही नहीं कर सकता था। बाकी सामग्रियां तो फिर से मिल सकती थीं, लेकिन 9 कर्ल स्पिरिट गिनसेंग, ग्रेड 8 डीमन एकोग्रास और अगेट हॉर्न ये हेवनली साउथ में कहीं नहीं मिलती थीं। अगर पिल रिफाइन करने में असफल हो जाता तो उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचता। इसीलिए हान ली ने कल्टीवेशन के बीच बीच में उस फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ा और समझा। वो उसमें दिए गए तरीकों से अलग अलग प्रकार की पिल्स रिफाइन करता रहा ताकि उसकी खुद की पिल कॉन्कॉक्शन टेक्निक और बेहतर हो जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया और हान ली बार बार कल्टीवेशन और पिल रिफाइनिंग करता रहा। इसी दौरान हान ली ने डीमन स्क्रिप्ट भी सीखनी शुरू की ताकि वो अपने पास रखी हुई पुरानी हाइड बुक और कॉपर प्लेट को पढ़कर समझ सके कि उनमें क्या लिखा है। अपनी ज़बरदस्त याददाश्त की वजह से हान ली ने जल्दी ही एंशिएंट डीमन कैरेक्टर्स सीख लिए और हाइड बुक को पढ़ना शुरू किया। पुरानी हाइड बुक में एक डीमन आर्ट थी, 9 गेल ट्रांसफॉर्मेशंस। हान ली ने जब इसे देखा तो उसे पता चला कि यह टेक्निक खासतौर पर पक्षी जैसे डिमोनिक बीस्ट्स के लिए बनाई गई थी। इसमें स्पेल आर्ट्स, बॉडी टेक्निक्स और 2 सीक्रेट टेक्निक्स शामिल थीं। स्पेल आर्ट्स और बॉडी टेक्निक्स उसके लिए किसी काम की नहीं थीं। जब तक कोई पावरफुल डीमन उन्हें कल्टीवेट न करे, उन्हें करने की कोशिश में इंसानी शरीर फट सकता था। लेकिन 2 सीक्रेट टेक्निक्स में से एक, हिडन विंड टेक्निक, हान ली के लिए जानी पहचानी थी। यही वो छुपने वाली टेक्निक थी जो वो अब तक इस्तेमाल करता आया था। हालांकि ये वर्जन इंसानों के लिए थोड़ा बदला गया था, इसीलिए अब हान ली के लिए इसकी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई थी, बस संदर्भ के लिए रखी जा सकती थी। लेकिन दूसरी सीक्रेट टेक्निक बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी, ब्लड शैडो इवेजन टेक्निक। नाम से ही साफ है, ये एक अजीब सी मूवमेंट टेक्निक थी जो किसी की ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके एक ही पल में 50 किलोमीटर दूर भाग जाने की ताकत देती थी। डेविल डाउ कल्टीवेटर्स के पास अक्सर ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स होते हैं जो ब्लड एसेंस के जरिए बड़ी ताकत दिखाते हैं, लेकिन ये ब्लड शैडो इवेजन उनसे बिल्कुल अलग थी। सबसे पहले तो इस टेक्निक में जो दूरी तय होती है वो फिक्स होती है। इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे ही कोई इसे एक्टिवेट करता है, उसका शरीर लाल ब्लर बनकर सीधा 50 किलोमीटर दूर चला जाता है। दूसरी बात, इसमें काफ़ी मात्रा में ब्लड एसेंस की ज़रूरत होती है और जैसे ही टेक्निक चालू होती है, वो ब्लड एसेंस तुरंत जलने लगती है। अगर किसी के पास पर्याप्त ब्लड एसेंस न हो तो उसका शरीर रास्ते में ही फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यानी बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए पंख होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। अगर शरीर को संतुलन देने के लिए पंख और एक खास बॉडी लाइटनिंग टेक्निक न हो, तो या तो व्यक्ति ज़मीन पर गिर सकता है या फिर वहीं वापस लौट सकता है जहाँ से चला था। यानी साफ सुथरी भागने की कोशिश अधूरी रह जाती है। हन ली ने इस टेक्निक को कई बार ध्यान से पढ़ा और उसे लगा कि यह टेक्निक उसके लिए एकदम उपयुक्त है। बाकी इंसानों के पास भले ही पंख न हो, लेकिन हान ली के पास थंडरस्टॉर्म विंग्स थे। उन स्पिरिट विंग्स का असर असली पंखों जैसा ही था। अगर ब्लड शैडो इवेजन सच में उतनी ही शानदार थी जितनी बताई गई थी, तो ये एस्केप के लिए सबसे परफेक्ट टेक्निक हो सकती थी। थंडरस्टॉर्म विंग्स तो सिर्फ छोटे एरिया में लाइटनिंग इवेजन के लिए थे। वो लगातार फ्लिकर कर सकते थे, लेकिन लंबे और साफ एस्केप के लिए उपयुक्त नहीं थे। हान ली ने इस टेक्निक को अच्छी तरह याद कर लिया और फिर कॉपर प्लेट को देखना शुरू किया। कॉपर प्लेट पर टेक्निक्स का कोई नाम नहीं था और उसमें जो भी लिखा था उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। उसमें जो अजीब पोस्चर बताए गए थे वो भी हान ली को समझ नहीं आ रहे थे। उसने जितना पढ़ा उतना ही उलझता गया। उसे अचानक फ्लड ड्रैगन की बात याद आई। ये डिवाइन प्रोवेनेंस प्लेट शायद बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अब समझ आ रहा था कि उसे इससे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। ये सोचते ही हान ली बहुत निराश हो गया और उसने वो प्लेट वापस रख दी। उस दिन के बाद से हान ली ने ब्लड शैडो इवेजन को भी अपनी कल्टीवेशन रूटीन में जोड़ लिया, ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक और एज्योर एसेंस सोर्ड आर्ट्स के साथ। हालांकि बाद में उसे लगा कि उसने इस टेक्निक को समझ लिया है, लेकिन फिर भी वो इसे आजमाने की हिम्मत नहीं कर सका। इतनी बड़ी मात्रा में ब्लड एसेंस खोना कोई मजाक नहीं था। इसी तरह आधा साल बीत गया, पता ही नहीं चला। एक दिन हान ली अपने कमरे में शांति से ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक कल्टीवेट कर रहा था। तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और फिर उसका शरीर एज्योर लाइट से चमक उठा।
अगले ही पल वो अपनी केव रेजिडेंस से बाहर निकलकर मेडिसिनल गार्डन की तरफ उड़ गया। कुछ ही देर में हान ली गार्डन के कॉटेज के सामने खड़ा था और उसने अपने सारे पपेट्स हटा दिए थे। उसने साउथ ईस्ट दिशा में देखा और थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर आराम से कॉटेज में जाकर बैठ गया। उसने चाय बनाई और एक शांत मुद्रा में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेडिसिनल गार्डन के रेस्ट्रिक्शन के बाहर से एक बहुत ही विनम्र आवाज आई। माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि सीनियर मार्शल सिस्टर युआन यहाँ हैं? मैं हिडन सोड माउंटेन से कुई हुआन हूँ। उस नौजवान की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। सीनियर मार्शल सिस्टर युआन, क्या यही उस मेडिसिनल गार्डन की पुरानी केयरटेकर का नाम था? हन ली का चेहरा शांत रहा। जब वो नया व्यक्ति कुछ और बार चिल्लाया, तब हान ली ने चाय खत्म की और धीरे से बोला, सीनियर मार्शल ब्रदर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सीनियर मार्शल युएन तो आधा साल पहले यहाँ से चली गई। अब ये मेडिसिनल गार्डन मेरी देखरेख में है। अगर आपको उनसे मिलना है तो मार्शल आंट म्यू के केव रेजिडेंस में जाएं। क्या इस गार्डन का केयरटेकर बदल गया? वो नौजवान हैरान हो गया। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो किसी को ढूंढने नहीं बल्कि किसी काम से आया था। वो हंसते हुए बोला, चूंकि सीनियर मार्शल सिस्टर यूएन यहाँ नहीं है तो जूनियर मार्शल ब्रदर से ही काम चल जाएगा। क्या आप रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हान ली ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा। उसके बात करने का ढंग इतना विनम्र और सधा हुआ था कि हान ली के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद हान ली कॉटेज से बाहर निकला और एक पीला कमांड टालिस्मैन निकाला। जैसे ही उसमें रोशनी चमकी, गार्डन के चारों ओर की मिस्ट धीरे धीरे हटने लगी। इसके बाद एक पीले कपड़े पहना हुआ नौजवान साउथ ईस्ट दिशा में दिखाई दिया। उसकी आंखें पतली थीं, भौहें मोटी थीं और नाक सीधी और बड़ी थी। उसका सिर थोड़ा छोटा था, जिससे वो थोड़ा अजीब सा दिखता था। ना तो बदसूरत, लेकिन थोड़ा मजाकिया जरूर। उसकी कल्टीवेशन सिर्फ छी कॉन्डेंसेशन की 9th लेयर पर थी, जो हान ली की दिख रही कल्टीवेशन से थोड़ी कमजोर थी। ये समझ से परे था कि ऐसा इंसान ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में कैसे दाखिल हुआ होगा। जैसे ही हान ली उस नौजवान की तरफ देख रहा था, वो लड़का हंसते हुए मेडिसिन गार्डन में अंदर चला आया। बड़े जोश से बोला, तो जूनियर मार्शल ब्रदर डे स्प्रिंग माउंटेन का शिष्य है। चेहरा नया लग रहा है। क्या तुम नए आए हो? अगर ऐसा है तो मैं सही मायनों में तुम्हारा सीनियर मार्शल ब्रदर हूँ। हान ली ने नजर हटाई और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरा सरनेम हान है। मैं इसी साल की शुरुआत में सेक्ट में आया था। सीनियर मार्शल ब्रदर जरूर हिडन सोड माउंटेन के कोई शानदार शिष्य होंगे। तो तुम हो जूनियर मार्शल ब्रदर हान। मैं हूँ हिडन सोड माउंटेन का कुई हुआन। मैं और कुछ और सीनियर मार्शल ब्रदर्स पास ही में एक स्पिरिट बीस्ट फील्ड संभालते हैं। अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो जरूर आना। मेरी कल्टीवेशन बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन मैं सेक्ट में 8 साल से हूँ और ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की और 6 पहाड़ों के डिसाइपल्स के बारे में अच्छी जानकारी है। अगर तुम्हें किसी चीज़ में शक हो तो बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो। उसका अंदाज काफ़ी सलीका भरा था। हान ली ने हल्की मुस्कान दी। उसके दिल में वो आदमी लिटिल एबेकस की याद दिला रहा था, जो कई साल पहले 7 मिस्ट्रीज सेक्ट में था। वही बोलचाल में तेज, जल्दी लोगों से घुल मिल जाने वाला और खुद को बड़ा ज्ञानी बताने वाला। दोनों एक जैसे ही थे। हालांकि हान ली को ये सब थोड़ा मजाकिया लगा, लेकिन उसके मन में उस आदमी के लिए कोई बुरे भाव नहीं थे। उसने हाथ बांधे और आंखें झपकाते हुए पूछा, आपकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या सीनियर मार्शल ब्रदर कुई किसी जरूरी काम से आए हैं? कुई हुआन थोड़ा झेंपा और थोड़ी देर सोचने के बाद सिर खुजाते हुए बोला, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। मैं दरअसल सीनियर मार्शल सिस्टर यूएन से थोड़ी मदद मांगने आया था। मुझे नहीं पता था कि जो पिछले 6 साल से गार्डन संभाल रही थीं, वो अचानक चली जाएंगी। इससे मेरी हालत थोड़ी मुश्किल में पड़ गई है। आप मदद चाहते हैं? हान ली ने भौहें चढ़ाई और थोड़ी शंका भरी नजर से पूछा, कोई बड़ी बात नहीं है। जूनियर मार्शल ब्रदर को तो पता ही होगा कि हम जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स डिसाइपल्स की एप्टीट्यूड्स कमजोर होती हैं, इसलिए सेक्ट में हमें ज्यादा महत्व नहीं मिलता। ना तो अच्छे मैजिक टूल्स मिलते हैं, ना ही कल्टीवेशन के लिए काम आने वाली पिल्स। हमारी साल भर की कमाई हुई स्पिरिट स्टोन्स से तो मुश्किल से कुछ ही दवाइयाँ आती हैं। इसलिए मैं और मेरे कुछ मार्शल ब्रदर्स पास के ग्रीन ट्रैक मार्श में जाकर कुछ दुर्लभ जानवर पकड़ते हैं और बाजार में बेचते हैं। स्नो क्लाउड फॉक्सेस डीमन बीस्ट्स नहीं हैं, लेकिन इनका छोटा शरीर, प्यारी शक्ल और इंसानों जैसी समझदारी की वजह से सेक्ट की लड़कियों में ये काफ़ी पसंद की जाती हैं। इसलिए हम लोग बहुत मेहनत करके इन्हें पकड़ते हैं। कुछ दिन पहले हमें एक अजीब सी स्नो क्लाउड फॉक्स दिखी, जिसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल छी थी, जैसे वो लो ग्रेड डीमन बीस्ट बन गई हो। ये हमारे लिए खुशी की बात थी। अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते तो 100 से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन्स मिलते, जो बहुत बड़ी रकम होती। लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दबाजी कर गए और उसे पकड़ने की तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए वो भाग गई। अब वो मार्श के अंदर कहीं छुप गई है और बार बार नजर आने के बावजूद हमें पास भी नहीं आने देती, सीधा अंदर भाग जाती है। इतना कहकर कुई हुआन ने थोड़ी मायूसी दिखाई। जब हान ली सोच में डूबा हुआ था तो वो फिर बोला, हमने कुछ लोग वहां तैनात कर दिए थे और पता चला कि वो स्नो क्लाउड फॉक्स हुआंगजिंग नाम की जड़ी बूटी को बहुत पसंद करती है,
खासकर वो जो 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो। हमारा अंदाज़ा है कि अगर हम उसे फंसाना चाहें तो हमें कम से कम 50 साल पुरानी हुआंगजिंग चाहिए होगी। और तुम तो जानते हो, इतनी पुरानी जड़ी बूटी को कुछ स्पिरिट स्टोन्स में खरीदना नामुमकिन है। 2-4 नहीं, दर्जनों की ज़रूरत होगी। हमारे पास जो बचत थी वो हम पहले ही कल्टीवेशन की दवाइयाँ खरीदने में लगा चुके हैं। अब स्पिरिट स्टोन्स बचे ही नहीं। मजबूरी में मुझे सीनियर मार्शल सिस्टर यूएन के मेडिसिन गार्डन की याद आई। वहाँ 2-3 ऐसी हुआंगजिंग हैं जो 50 साल पुरानी हैं। इसलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी जगह अब तुम गार्डन संभाल रहे हो। क्या तुम हमें एक हुआंगजिंग दे सकते हो? ये कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी हो गई और वो हिचकिचाने लगा। लगता था उसे खुद भी पता था कि उसकी मांग कुछ ज्यादा ही थी। हान ली का चेहरा शांत रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मेरे पास 2 हुआंगजिंग हैं जो 50 साल से ज़्यादा पुरानी हैं और तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से ठीक हैं। हालांकि एक बार मदद मांगने पर मना नहीं करना चाहिए, लेकिन सीनियर मार्शल ब्रदर कुई को समझना चाहिए कि मुझे इस गार्डन की औषधियाँ बांटने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये गायब हो गई या कोई कमी रह गई तो मार्शल आर्ट से मुझे जवाब देना पड़ेगा और मुझे सज़ा भी मिल सकती है। इसीलिए मैं मदद नहीं कर सकता। हान ली के शब्द बहुत शांत थे, लेकिन वो पीले कपड़ों वाला आदमी मायूस हो गया। जूनियर मार्शल ब्रदर, चिंता मत करो, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए ये औषधि उधार लेना चाहता हूँ। हम इसे बहुत संभाल कर ले जाएंगे ताकि कोई नुकसान ना हो। और हाँ, तुम्हें बिना कुछ दिए उधार भी नहीं लेंगे। अगर हम सफल हुए तो तुम्हें कुछ स्पिरिट स्टोन्स जरूर देंगे। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। माफ करना, ये मामला काफी संवेदनशील है। मैं ये औषधि इस्तेमाल नहीं करने दे सकता, लेकिन अगर तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स की कमी है तो मेरे पास कुछ बचत है। मैं तुम्हें कुछ उधार दे सकता हूँ ताकि तुम खुद कोई औषधि खरीद सको। हान ली ने सख्ती से मना करते हुए मुस्कुराकर दूसरा सुझाव दिया। पीले कपड़ों वाले आदमी का बुझा चेहरा फिर से चमक उठा। जूनियर मार्शल ब्रदर, सच कह रहे हो? अगर तुम स्पिरिट स्टोन्स दे सको तो हमें गार्डन की औषधि की जरूरत ही नहीं। लेकिन इतनी पुरानी औषधि के लिए कम से कम 30 स्पिरिट स्टोन्स तो लगेंगे। क्या तुम्हारे पास सच में इतने हैं? उसकी खुशी में अब हल्की शंका भी दिख रही थी, क्योंकि ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर के लिए ये कोई छोटी रकम नहीं थी। हान ली ने धीरे से कहा, ये स्पिरिट स्टोन्स मैंने सेक्ट में आने से पहले इकट्ठे किए थे और अब तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैं सीनियर मार्शल ब्रदर को उधार दे दूंगा। अगर इनसे और ज्यादा बना सकते हो तो ऐसा मौका मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा। है, तो जूनियर मार्शल ब्रदर हान तो अच्छे व्यापारी निकले। चिंता मत करो, तुम्हारी दी हुई हुआंगजिंग से वो स्नो क्लाउड फॉक्स हमारी हो ही जाएगी। कुई हुआन खुशी से हंस पड़ा। हान ली ने अपनी स्टोरेज पाउच से बिना झिझक 30 अलग अलग रंगों के स्पिरिट स्टोन्स निकाले और उसे दे दिए। कुई हुआन ने बड़े उत्साह से वो स्टोन्स लिए और वादा किया कि सब कुछ सही रहेगा। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो खुशी खुशी वहां से चला गया। हनली ने जाते हुए उस आदमी को देखा और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फिर उसने सिर हिलाया। उसे उस वादे पर जरा भी भरोसा नहीं था कि वो स्पिरिट स्टोन्स लौट आएगा। वो तो बस ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में अभी आया था, इसलिए किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। हनली का इरादा था कि वो इस सेक्ट में काफी वक्त बिताएगा और कुई हुआन जैसे संपर्क वाले आदमी से जान पहचान फायदेमंद हो सकती है। ये सोचते हुए हान ली ने गार्डन की सुरक्षा एन्चांटमेंट्स फिर से सक्रिय की और वापस छोटे से पत्थर के पहाड़ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दी। 3 दिन बाद हान ली चुपचाप एक शर्मिंदा कुई हुआन के सामने खड़ा था। वो स्टोन्स लौटाने नहीं आया था, बल्कि अब हान ली से खुद स्नो क्लाउड फॉक्स पकड़ने में मदद मांगने आया था। हान ली ने होंठ भींचे और शंका भरी नजर से पूछा, क्या तुम्हारे पास एक लो ग्रेड डीमन बीस्ट को पकड़ने के लिए भी लोग नहीं हैं? कुई हुआन हंसते हुए बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर को पता नहीं कि ये स्नो क्लाउड फॉक्स कितनी चालाक है और कितनी तेज। आम उड़ने वाले मैजिक टूल्स भी इसे पकड़ नहीं सकते। हम पहले एक इनर सेक्ट सीनियर मार्शल ब्रदर से ऑब्सक्योर ट्रैक फॉर्मेशन का सेट लेने वाले थे, जिससे हम इसे फंसा सकें, लेकिन वो कल ही एक मिशन पर भेज दिए गए और अब सेक्ट में नहीं है। अब हमारे पास एक मेंबर की कमी है और कोई दूसरा इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। अगर कोई और लाते तो और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स लगते, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। अगर हम सफल हुए तो तुम्हें ज्यादा हिस्सा मिलेगा स्पिरिट स्टोन्स में। हान ली ने यह सुना तो अपनी ठुड्डी सहलाई और थोड़ी देर सोचा। अगर यह प्रस्ताव कुछ दिन पहले आता तो वो साफ मना कर देता, लेकिन कुछ दिन पहले जब वो ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक की चौथी लेयर की कल्टीवेशन कर रहा था, तभी से उसका मन बेचैन हो गया था और शांति नहीं लौट रही थी। लगता था ये एक बॉटल नेक का संकेत था। ऐसे मौके पर बाहर जाकर कुछ नया करना फायदेमंद हो सकता है। शायद कोई संयोग ही उसे आगे बढ़ा दे। ये सोचकर हान ली ने सिर हिलाया और कहा, जब सीनियर मार्शल ब्रदर कुई ने इतनी विनती की है तो चलो, मैं मदद करता हूँ। वैसे भी ये ग्रीन ट्रैक मार्श कहाँ है, देखने की जिज्ञासा है। और फिर हान ली ने एक सुस्त मुस्कान दी। जब हान ली ने कुई हुआन की मदद करने के लिए हाँ कहा तो वो बहुत खुश हो गया। समय और जगह तय करके हान ली से मिलने के लिए वो खुशी खुशी वहां से चला गया। अगले दिन सुबह होते ही हान ली ने अपनी गुफा पर रक्षात्मक जादू सक्रिय किया और दवा बगीचे से निकल पड़ा। फिर वो एक उड़ने वाले तलवार जैसे जादुई औजार पर चढ़कर शांत भाव से तय की गई जगह की ओर उड़ चला। ये बात थोड़ी मजेदार थी।
हान ली ने कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने के बाद से कोई भी उड़ने वाला जादुई औजार इस्तेमाल नहीं किया था। कई साल बीत गए थे जब उसने आखिरी बार ऐसा कुछ इस्तेमाल किया था। इसलिए जब उसने अपना स्टोरेज पाउच देखा तो वहां एक भी सादा या कम स्तर का औजार नहीं मिला। उसे मजबूरन एक ऊंचे दर्जे वाला औजार ही चुनना पड़ा। लगभग 15 मिनट उड़ने के बाद हान ली उस जगह पहुंच गया जहां उसे कुई हुआन से मिलना था, एक ऊंची सी पहाड़ी की चोटी। यह देखकर हान ली को कोई हैरानी नहीं हुई कि वहां और कोई नहीं था। वो तय समय से पहले ही आ गया था। हान ली ने आराम से एक बड़ी और साफ चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया और आसपास की हेवन अर्थ स्पिरिचुअल छी को महसूस करने लगा। 2 घंटे बाद जब सूरज की किरणें चमकने लगीं तो आसमान में कुछ काले बिंदु धीरे धीरे उड़ते हुए उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। हन ली ने उनकी धीमी उड़ान देखकर अपनी नाक खुजाई और हल्का सा हंस पड़ा। काफी देर बाद वो लोग आखिरकार पहाड़ी पर पहुंचे। हान ली को यह रफ्तार बिल्कुल कछुए जैसी लगी। जूनियर मार्शल ब्रदर हान, आप हमसे पहले आ गए, ये बहुत ही अच्छी बात है, कुई हुआन ने जोर से हंसते हुए कहा। उसकी टीम के सभी लोग नीची श्रेणी वाले डिस्क जैसे जादुई औजारों से उड़ रहे थे, जो कि सेक्ट की ओर से सभी शिष्यों को दिए जाते हैं, इसीलिए उनकी रफ्तार इतनी कम थी। कुई हुआन पहाड़ी पर उतरा और उसके पीछे 3 और 6 कंडेंसेशन कल्टीवेटर आए। हान ली खड़ा हुआ और उनकी ओर देखा। कोई बात नहीं, मैं तो बस थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। क्या ये तीनों सीनियर मार्शल ब्रदर बाकी टीम के सदस्य हैं? हे, हम 5 लोग मिलकर 5 एलिमेंट्स ऑब्सक्योर ट्रैक फॉर्मेशन बना सकते हैं। लोग तो हैं, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स की कमी है। ये तीनों हैं, सीनियर मार्शल ब्रदर्स मा, शी और वांग। कुई हुआन ने मुस्कुराते हुए उन्हें हान ली से मिलवाया। ये तीनों ज्यादा बूढ़े नहीं थे। इनमें सबसे बड़ा सीनियर मार्शल ब्रदर वांग था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उसका चेहरा आत्मविश्वास और पढ़े लिखे जैसे व्यक्तित्व से भरा था और उसकी कल्टीवेशन सबसे ऊंची थी। छी कंडेंसेशन की 11वीं लेयर। बाकी 2 युवक, एक छोटा और भारी शरीर वाला और दूसरा पीला सा चेहरा लिए हुए, दोनों की उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी और दोनों की कल्टीवेशन छी कंडेंसेशन की 10वीं लेयर पर थी। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग में कुछ खास बात थी। जैसे ही उसका परिचय हुआ, उसने हन ली की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हमने पहले ही जूनियर मार्शल ब्रदर हान के बारे में बहुत कुछ सुना है। आपकी मदद के लिए हम बहुत आभारी हैं। अगर आप ना होते तो हम उस डीमन फॉक्स को पकड़ ही नहीं पाते। उसकी बातें बहुत प्रभावशाली थीं। बाकी दोनों ने भी हान ली की ओर मुस्कुराकर देखा। ऐसा लग रहा था कि स्पिरिट स्टोन उधार देने के कारण वो हान ली से काफी प्रभावित हो गए थे। हन ली ने शिष्टाचारवश कहा, सीनियर मार्शल ब्रदर, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। मैं तो बस स्पिरिट स्टोन्स कमाना चाहता था। वांग ने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, भले ही ये स्पिरिट स्टोन्स एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के लिए कुछ न हो, पर हम जैसे छी कॉन्डेंसेशन डिसाइपल्स के लिए ये छोटी बात नहीं है कि कोई अजनबी इतनी बड़ी रकम उधार दे। जूनियर मार्शल ब्रदर हान, आप जैसे इंसान से दोस्ती करना मैं पसंद करूंगा। हान ली ने यह सुना तो मन ही मन सहमति में सिर हिलाया और वांग की तरफ दोबारा ध्यान से देखा। उसका व्यवहार, आत्मविश्वास और कल्टीवेशन तीनों ही शानदार थे। साफ था कि वो इस ग्रुप का लीडर था। हान ली कुछ कहने ही वाला था कि कुई हुआन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, सीनियर मार्शल ब्रदर वांग, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, बातें रास्ते में करते हैं। अगर देर हो गई तो हम स्नो क्लाउड फॉक्स पकड़ने ग्रीन ट्रैक मार्श समय से नहीं पहुंच पाएंगे, और वैसे भी हमें सेक्ट से ज्यादा देर तक दूर नहीं रहना चाहिए। वांग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर कुई ठीक कह रहे हैं, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर भविष्य में मौका मिला तो ढंग से बात करेंगे। फिर पांचों ने एक साथ अपने जादुई औजार निकाले और उड़ने लगे। अरे, जूनियर मार्शल ब्रदर हान तो कोई अलग जादुई औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो मिड ग्रेड मैजिक टूल लगता है। क्या वो किसी क्लैन से हैं? जैसे ही सबने उड़ान भरी, उन्होंने हान ली की उड़ने वाली तलवार देखी और हैरानी से पूछ लिया, आखिरकार मिड ग्रेड मैजिक टूल भी उनके जैसे एक्सटर्नल अफेयर डिसाइपल्स के लिए बहुत महंगा होता है। वांग का चेहरा भी थोड़ी देर के लिए हैरानी से बदल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। बाकियों के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखी। हन ली ने पहले से ही यह अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं किसी क्लैन से नहीं हूँ। पहले जब मैं एक वेग्रेंट कल्टीवेटर था, तब मैं थोड़े बहुत स्पिरिट स्टोन्स कमाने के लिए टैलिस्मैन बनाता था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सीनियर मार्शल ब्रदर कुई को इतनी आसानी से स्पिरिट स्टोन्स उधार नहीं दे पाता। ये सुनते ही हैरानी अब जलन में बदल गई। सीनियर मार्शल ब्रदर मा, जो छोटा और भारी शरीर वाला था, हैरान होते हुए बोला, तुम टैलिस्मैन भी बनाते हो? ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने स्पिरिट स्टोन्स कमाए हैं तो तुम्हारी टैलिस्मैन बनाने की स्किल भी काफ़ी अच्छी होगी। तुम कौन से ग्रेड के टैलिस्मैन बना सकते हो? हनली ने शांत होकर जवाब दिया, मैं ज़्यादातर लो एलिमेंट्री ग्रेड टैलिस्मैन बनाता हूँ। 2 मिड एलिमेंट्री ग्रेड वाले भी बनाता हूँ, लेकिन उनका सक्सेस रेट काफ़ी कम है। जूनियर मार्शल ब्रदर हन मिड ग्रेड टैलिस्मैन भी बना सकते हैं। वॉन्ग काफ़ी प्रभावित हुआ और हान ली को फिर से देखा। हान ली ने शांत भाव से कहा,
हाँ, मैं थंडरफायर टैलिस्मैन और गार्डियन टैलिस्मैन बना सकता हूँ, लेकिन हर 6 कोशिशों में सिर्फ एक बार ही सफलता मिलती है। बस उतना ही होता है कि सामग्री की लागत निकल आए। वांग ने गहरी सांस ली और अफसोस के साथ कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर हान बहुत ही विनम्र हैं। मुझे पता है कि फायर क्लाउड माउंटेन के बहुत कम एक्सटर्नल डिसाइपल्स मिड ग्रेड टैलिस्मैन बना पाते हैं। अगर आप इसी हुनर पर टिक जाएं, तो स्पिरिट स्टोन्स की कोई कमी नहीं होगी। हमारी तरह तो रोज रोज सिर खपाना नहीं पड़ेगा। बाकी सबने भी ये सुना तो उनके चेहरे उतर गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दर्दनाक सच्चाई छू दी हो। हनली मुस्कुराया और बोला, आप सीनियर मार्शल ब्रदर्स मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं कोई हाई ग्रेड टैलिस्मैन तो बना नहीं सकता। मुझे पूरे दिन मार्केट में बैठकर लो ग्रेड टैलिस्मैन बेचने पड़ते हैं, और फिर भी कोई खरीदेगा या नहीं पता नहीं। लेकिन जहां तक मेरी नजर है, आप लोग जो स्नो क्लाउड फॉक्स पकड़ने का काम कर रहे हैं, वो काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर कुई हुआन की टीम ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर झुका दिया। फिर वांग ने कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर हान शायद नहीं जानते, लेकिन ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस बार के बाद हम ग्रीन ट्रैक मार्श वापस नहीं आएंगे। हान ली हैरान होकर बोला, ऐसा क्यों? कुई हुआन ने समझाया, एक तो ये कि हमने मार्श के ज्यादातर स्नो क्लाउड फॉक्सेस पहले ही पकड़ लिए हैं। अब जो बचे हैं वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अब ये फॉक्सेस बिक नहीं रही हैं। आम स्नो क्लाउड फॉक्स असली डीमन बीस्ट नहीं होती, और ज्यादातर फीमेल डिसाइपल्स को अब उनमें दिलचस्पी नहीं रही। बड़ी कल्टीवेशन वाली सीनियर मार्शल सिस्टर्स तो स्पिरिट बीस्ट खोजती हैं। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर आपको लोग अब कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हान ली की आंखों में सहानुभूति झलक रही थी। वांग ने सुना तो सिर हिलाया और चुप हो गया। इसके बाद वो पांचों ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की सुरक्षा सीमा के बाहर निकल गए और ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स की तरफ बढ़ चले। रास्ते में वांग ने कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, ग्रीन ट्रैक मार्श एक अजीब जगह है। ये एंशंट सोर्ड सेक्ट और हमारी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की सीमा पर है, लेकिन वहाँ मायास्मा, जहरीली हवा बहुत सालों से फैली है, इसीलिए बहुत कम डिसाइपल्स वहाँ जाते हैं। इस वजह से हम ही अकेले वहाँ स्नो क्लाउड फॉक्स पकड़ने लगे। ये एक दवाई की बोतल है, मायास्मा से बचने के लिए। जब हम वहाँ पहुँच जाएं तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में ये दवा लेनी होगी, वरना उल्टी दस्त जैसी हालत हो जाएगी। ये कहते हुए वांग ने हान ली को एक छोटी जेड की बोतल दी। सीनियर मार्शल ब्रदर का बहुत शुक्रिया। हान ली ने सीधे बोतल ली और उसे अपने स्टोरेज पाउच में रख लिया, लेकिन उसकी वर्तमान कल्टीवेशन इतनी ताकतवर थी कि उसे मियास्मा से डरने की जरूरत नहीं थी। कौन जाने वो दवा उसे कभी लेनी भी पड़े या नहीं। करीब 6 घंटे उड़ने के बाद वो एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में पहुंचे। सामने एक हरे भरे घाटी का दृश्य दिखाई दिया। पेड़, झाड़ियां और हरियाली चारों ओर फैली थी, लेकिन उसी के बीच हल्का गुलाबी धुंध भी नजर आ रहा था। हम पहुंच गए हैं, अब ध्यान से नीचे उतरिए। वैंग ने एक चेतावनी दी और फिर धीरे से अपना मैजिक टूल नीचे ले जाकर रास्ता दिखाने लगा। हनली आखिरी था जो घाटी में उतरा। जब उसने देखा कि उसके आसपास बाकी लोग मायास्मा ट्रीटमेंट पिल्स खा रहे हैं, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। क्योंकि हानली का शरीर पहले ही शुद्ध हो चुका था, इसलिए जैसे ही कोई भी मियास्मा उसके अंदर जाता, वो उसकी एक ही सांस में साफ हो जाता। उस वक्त पूरी टीम सीधी घाटी के बीचों बीच उड़ती जा रही थी। वो डीमन फॉक्स बहुत चालाक है, और हमें बस एक ही मौका मिलेगा इसे पकड़ने का, सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने कहा। हमें किसी खुले इलाके में इसे पकड़ना होगा ताकि ये फॉर्मेशन से भाग न पाए। हमारे आगे एक समतल मैदान है जहां कीचड़ नहीं है। वहां अगर ये भागने की कोशिश भी करेगा तो मिट्टी में नहीं घुस पाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने इस बारे में पहले से बहुत सोच रखा था। अब तक बाकी सभी लोग वांग के साथ चल ही रहे थे, इसलिए किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। हान ली बस हल्का मुस्कुराया और चुप रहा। थोड़ी ही देर में पांचों एक हरे भरे समतल मैदान पर पहुंच गए, जहां छोटे छोटे झाड़ झंखाड़ इधर उधर बिखरे हुए थे। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग के कुछ कहने से पहले ही कुई हुआन और बाकी लोग नीचे उतर आए और आसपास का इलाका चेक करने लगे। फिर एक छोटी सी चर्चा के बाद कुई हुआन मैदान के बीच पहुंचा और वहां एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसने बाजार से खरीदा गया हुआंगजिंग बहुत सावधानी से उस गड्ढे में रखा, बस इतना कि वो जमीन से थोड़ा सा बाहर निकला रहे। फिर उसने ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाली ताकि वो नेचुरल लगे। तुरंत ही एक हल्की सी दवाई जैसी खुशबू हवा में फैल गई। ठीक है, इतना काफी है, कुई हुआन ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा। स्नो क्लाउड फॉक्स की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर हुआंगजिंग को 3 फीट नीचे भी दबा दें, तब भी वो इसकी पुरानी औषधीय खुशबू सूंघ लेगा। फिर उसने कुछ याद करके एक सफेद रंग का फॉर्मेशन फ्लैग निकाला। अरे हाँ, जूनियर मार्शल ब्रदर, ये ले लो, ये ऑब्सक्योर ट्रैक फॉर्मेशन का फ्लैग है। हान ली ने शांति से सिर हिलाया और छोटा सा फ्लैग ले लिया। उसी वक्त सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने सभी को समझाना शुरू किया। थोड़ी देर में सब लोग ऊपर ऊंचाई पर अपनी अपनी जगह ले लेंगे, उसने गंभीरता से कहा। जब डीमन फॉक्स दिखेगा, तब हम सब एक साथ फॉर्मेशन फ्लैग्स को एक्टिव करेंगे और पूरे मैदान को एक इल्यूजन फॉर्मेशन से ढक देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि स्नो क्लाउड फॉक्स अभी अभी डीमन बीस्ट बना है, इसलिए वो इससे भाग नहीं पाएगा। बाकी सबने सिर हिलाकर सहमति जताई और अपने फ्लाइंग मैजिक टूल्स पर चढ़कर लगभग 150 मीटर ऊपर हवा में स्थिर हो गए।
उन्होंने खुद को हल्के इनविजिबिलिटी टेक्निक्स से छिपा लिया और इंतजार करने लगे। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स लगे हुए थे, इसलिए कुई हुआन और बाकी लोगों के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। यहाँ तक कि सीनियर मार्शल ब्रदर वांग भी गहराई से देखता हुआ काफी गंभीर लग रहा था। इसके मुकाबले हान ली सबसे शांत था। वो एक हाथ में सफेद फ्लैग पकड़े हुए चारों तरफ नजर घुमा रहा था। असल में हान ली ने पहले से ही 1 किलोमीटर की रेंज में अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैला दी थी। हवा के हल्के झोंकों से लेकर झाड़ियों के हिलने तक सबसे पहले हान ली को ही पता चलता। इलाका एकदम शांत हो गया और 2 घंटे बीत गए। कुई हुआन की गर्दन दुखने लगी क्योंकि वो लगातार नीचे देखता रहा था। वो थोड़ी झुंझलाहट में सीनियर मार्शल ब्रदर वांग की तरफ देखने लगा, जैसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर सोचकर चुप रह गया। आखिरकार ये सब डीमन फॉक्स को पकड़ने के लिए ही तो था। 1 और घंटा बीत गया और अब टीम के ज्यादातर लोग बेचैन होने लगे। तभी हान ली की आंखों में हल्की सी हलचल दिखी। उसने पास की एक झाड़ी को गौर से देखा। तभी कुई हुआन थोड़ा हिला और अपने होंठ चाटता हुआ कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन हान ली की ठंडी आवाज वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए उसके कानों में आई। सावधान रहो, डीमन फॉक्स आ चुका है। वो पश्चिम की एक झाड़ी में छिपा हुआ है, ध्यान रहे, उसे डराकर भगा मत देना। बाकी तीनों को भी हान ली की वॉइस ट्रांसमिशन सुनाई दी। सभी ने एक साथ पश्चिम की झाड़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं दिखी। उन्हें हान ली की बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी उनकी सतर्कता लौट आई। एक खाने के समय जितना वक्त बीता और फिर सबकी आंखों में हैरानी दिखी। 1-1 फुट लंबा बर्फ की तरह सफेद जानवर झाड़ी से धीरे धीरे बाहर निकला। वो हर कदम पर इधर उधर देखता और उसकी मूंछें हल्की हल्की हिलती, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वो वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी चारों लोग और ज्यादा सतर्क हो गए और फॉर्मेशन फ्लैग्स को कसकर पकड़ लिया। वो सफेद लोमड़ी ऊपर नहीं देख रही थी। जब उसने देखा कि आसपास कुछ अजीब नहीं है, तो वो थोड़ा हिम्मती हुई और चुपचाप हुआंगजिंग की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जब वो हुआंगजिंग से लगभग 30 मीटर दूर पहुंची, तो अचानक रुक गई और अपनी गुलाबी नाक से हवा सूंघने लगी। उसके चेहरे पर एक संदेह की हल्की सी झलक आई, जैसे कुछ महसूस कर लिया हो। ये देखकर सीनियर मार्शल ब्रदर वांग अपना संयम खो बैठा और जोर से चिल्लाया, अभी। उसका फ्लैग जमीन पर एक पीली रेखा बनाता हुआ गिरा। हन ली और बाकी लोगों ने भी बिना देर किए फॉर्मेशन फ्लैग्स नीचे गिरा दिए और साथ ही कुछ मंत्र बोले। जैसे ही फ्लैग्स जमीन से टकराए, उन सभी से अलग अलग रंगों की रोशनी निकलने लगी। फिर पीले धुंध का एक बड़ा सा बादल पूरे मैदान में फैल गया और चारों ओर से उसे बंद कर दिया गया। 5 एलिमेंट्स ऑब्सक्योर ट्रैक फॉर्मेशन एक्टिव हो चुका था। स्नो क्लाउड फॉक्स ने जैसे ही ये देखा, उसे समझ आ गया कि वो फंस चुका है। उसने घबराहट में कई चीखें मारी और एक सफेद धुंध की तरह पीले कोहरे में घुस गया, भागने की कोशिश में। कल्टीवेटर्स को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्होंने अब भी अपनी नजरें नहीं हटाईं। ये इल्यूजन फॉर्मेशन बस फॉक्स की दिशा बदलता था, जिससे वो मैदान में ही गोल गोल घूमता रहता। सभी चाहते थे कि पहले जानवर थक जाए, फिर उसे पकड़ें। अब सभी के चेहरे पर जीत की हल्की मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही फॉक्स ने थोड़ी देर कोहरे में दौड़ने के बाद कुछ बार अपनी आकृति धुंधलाई और फिर जमीन पर गिर गया, वो फिर खड़ा नहीं हुआ। बाकी सबने ये देखा तो डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग का चेहरा गंभीर हो गया। रिस्ट्रिक्शन को हटाओ मत, हम अभी भी उसे बनाए रखेंगे। जूनियर मार्शल ब्रदर माँ, तुम नीचे जाओ और देखो कि क्या चल रहा है। ऑब्सक्योर ट्रैक फॉर्मेशन सिर्फ रोकने के लिए है, नुकसान नहीं पहुंचाता। और जिस तरह से वो फॉक्स चालाक है, हो सकता है वो मरा हुआ होने का नाटक कर रहा हो। बाकियों ने चैन की सांस ली और वो जवान जिसका नाम एमे था, बिना कुछ कहे नीचे उतर गया। हनली ने हल्की मुस्कान के साथ नीचे देखा और उसके चेहरे पर रहस्यमय सी मुस्कान थी। वो छोटा और मोटा सीनियर मार्शल ब्रदर माँ काफी तेज था। कुछ ही देर में वो पीले कोहरे में घुस गया और फॉक्स से कुछ कदम दूर खड़ा था। उसने सफेद लोमड़ी की पूंछ को पकड़ा और उसे जोर से हिलाया, लेकिन फॉक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वो सच में मर चुका हो। अब एमे थोड़ा घबरा गया और उसने अपनी कान उस जानवर के सीने पर रख दिए। कुछ ही देर में माँ ने कोहरे के अंदर से घबराहट में चिल्लाया, सीनियर मार्शल ब्रदर, जल्दी नीचे आइए। डीमन फॉक्स की बॉडी बर्फ जैसी ठंडी है, शायद डर के मारे इसका दिल ही बंद हो गया है। नामुमकिन। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग का चेहरा बदल गया। कुई हुआन ने घबराकर कहा, सीनियर मार्शल ब्रदर, फॉर्मेशन को हटा दें और एक बार फिर ठीक से देख लें। हमारी स्पिरिचुअल पावर भी ज्यादा देर तक इसे बनाए नहीं रख पाएगी। कल्टीवेटर, जिसका सरनेम ची था, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। अगर डीमन बीस्ट मर गया तो उसका कोई मोल नहीं रहेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वांग ने सिर हिलाया। ठीक है, फॉर्मेशन हटा देते हैं, क्योंकि जूनियर मार्शल ब्रदर एमा पहले ही बीस्ट को पकड़ चुका है।
हन ली ने यह सुना तो बस अपनी ठुड्डी सहलाई और शांति से खड़ा रहा, बिना किसी विरोध के। तभी सभी कल्टीवेटर्स ने मंत्र बोलने शुरू किए और जमीन की तरफ इशारा किया। 4 फ्लैग्स रोशनी की लकीरों में बदलकर वापस उनके हाथों में चले गए। जैसे ही पीला कोहरा खत्म हुआ, वो छोटा और मोटा एमे अपने हाथ की उंगली से उस छोटे जानवर की नाक छूकर कुछ जांच रहा था। तीनों और कल्टीवेटर्स भी गंभीर चेहरे लिए नीचे आ गए, लेकिन हान ली अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। नीचे सफेद फॉक्स को देखता हुआ उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग और बाकी 2 लोग नीचे उतरने ही वाले थे कि उससे पहले ही वो लड़का जिसका नाम मा था, उसने सफेद लोमड़ी की नाक पर अपनी उंगली रखी और गुस्से में बोला, हरामजादी, ये तो सांस ही नहीं ले रही, कहीं ये बेकार में ही मर तो नहीं गई। इतना कहकर उसने गुस्से में सिर उठाया और बाकी तीनों की तरफ कुछ और कहने ही वाला था कि तभी ऊपर से तीनों की शक्लें अचानक बदल गईं और उन्होंने जोर से चिल्लाया, सावधान रहो, ये डीमन फॉक्स अभी जिंदा है, ये तो बस मरे होने का नाटक कर रही थी। तीनों ने अलग अलग शब्द बोले, लेकिन बात सबकी एक ही थी। वो छोटा सा लेकिन मोटा लड़का थोड़ा तेज दिमाग वाला था। जैसे ही उसने सुना, उसकी शक्ल बदल गई और एक सफेद तावीज उसकी उंगलियों के बीच में आ गया। उसने तावीज को लोमड़ी की पूंछ पर तेजी से चिपकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकत बहुत धीमी पड़ गई। जैसे ही उसने तावीज वाला हाथ आगे बढ़ाया, उसे उस हाथ में तेज दर्द हुआ जो लोमड़ी को पकड़े था। वो जोर से चिल्लाया और हाथ अपने आप छूट गया। लोमड़ी उसके हाथ से निकल गई और जमीन पर लुढ़क गई। पल भर में लोमड़ी की पूंछ खड़ी हो गई और उसके बाल सुई जैसे नुकीले हो गए। लड़के का हाथ कई जगह से छेद छेद हो गया और खून टपकने लगा। बाकी तीनों ने जब ये देखा तो घबराहट में अपनी मैजिक टूल्स निकालकर लोमड़ी की तरफ उड़ते हुए आए, लेकिन सफेद लोमड़ी इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं थी। वो जोर से दौड़ी और सफेद लकीर बनती हुई करीब 40 मीटर दूर निकल गई। कुछ ही छलांगों में वो झाड़ियों में वापस घुस गई। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग और बाकी 2 लोग तुरंत झाड़ी को घेरकर वहां अपना मैजिक टूल छोड़कर धीरे धीरे उसे तलाशने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। वहां सिर्फ पत्थरों का ढेर था, लोमड़ी कहीं नहीं दिख रही थी। तीनों चुपचाप एक जगह खड़े रह गए। कुई हुआन ने अचानक ऊपर आसमान की तरफ देखा और चौंक कर बोला, अरे, जूनियर मार्शल ब्रदर हान कहाँ जा रहा है? अब बाकी लोगों ने भी देखा कि हान ली तेजी से दूर उड़ रहा है। तभी हान ली की वॉइस ट्रांसमिशन उनके कानों में पहुंची, सीनियर मार्शल ब्रदर्स, घबराइए मत, वो लोमड़ी एक विजन ऑब्सक्योरिंग टेक्निक से मिट्टी में घुस गई है। मैं एक मैजिक टूल से उसे ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलेगी, मैं उसे जिंदा पकड़ लूंगा। इतना कहकर हान ली दलदल के किनारे की तरफ उड़ गया। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने जब ये सुना तो खुश होकर बाकियों को आवाज दी और हान ली के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। बाकी तीनों भी उसके पीछे भागे। रास्ते में चलते हुए सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने पीछे मुड़कर पूछा, जूनियर मार्शल ब्रदर माँ, तुम्हारा हाथ कैसा है? वो मोटा सा लड़का सबसे पीछे चल रहा था। उसने शर्म के मारे धीमी आवाज में कहा, अब भी ठीक है। अच्छी बात यह रही कि लोमड़ी की पूंछ में कोई जहर नहीं था, बस हल्की सी चोट है। आखिर गलती उसी की थी जिससे लोमड़ी भाग गई थी, और ऊपर से किसी और ने उसकी गलती पकड़ ली थी, जिससे वो और भी शर्मिंदा हो गया था। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने जबरन मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ, अब जरा तेज चलें। मुझे नहीं पता हान ली कौन सा मैजिक टूल इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो डीमन फॉक्स की जमीन के नीचे की हरकतें देख पा रहा है, लेकिन हमें उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। कुई हुआन ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, वैसे ये इवॉल्व्ड स्नो क्लाउड फॉक्स तो बहुत ही चालाक निकली, यहाँ तक कि सीनियर मार्शल ब्रदर मे तक को धोखा दे गई। वाकई चौंकाने वाली बात है। अपना जख्मी हाथ पकड़े हुए कल्टीवेटर एमा शर्म के मारे लाल पड़ गया। शुक्र है कि उस समय सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने उसका पक्ष लिया। जूनियर मार्शल ब्रदर माँ को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर मैं भी जांच कर रहा होता तो शायद नतीजा यही होता, स्नो क्लाउड फॉक्स ही बहुत चालाक निकली। ये सुनकर माँ ने सीनियर मार्शल ब्रदर वांग की तरफ कृतज्ञता से देखा और उसे थोड़ी राहत मिली। जब तीनों ये बात कर रहे थे तभी शी नाम के लड़के ने चौंक कर कहा, सब लोग देखो, जूनियर मार्शल ब्रदर हान ने तो पत्थर की दीवार में सुराख कर दिया है, अब क्या करें? बाकी लोगों ने जब घबराकर आगे देखा तो पाया कि उनके सामने मार्श का आखिरी किनारा था। उनसे 1 किलोमीटर आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसकी चोटी दिखाई भी नहीं दे रही थी। सामने एक सीधी कटी हुई चट्टान थी जो किसी तलवार से काटी गई लग रही थी, और हान ली वहां कहीं नहीं दिख रहा था। चारों लोग उस चट्टान के सामने खड़े हो गए और अंदर की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे पर हैरानी थी। हान ली सच में पहाड़ के अंदर चला गया था। इस समय हान ली के हाथ में भेड़िए के सिर वाला एक जेड सेप्टर था जो उसके शरीर के चारों ओर हल्की पीली चमक फैला रहा था। उसके सामने 1 मीटर लंबा पीला भेड़िया था जो अर्थ मूवमेंट टेक्निक से रास्ता बना रहा था। जैसे जैसे वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट आगे बढ़ा, जमीन खुद ब खुद खुलती चली गई। हान ली गंभीर चेहरा लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। अपनी स्पिरिचुअल सेंस के जरिए हान ली ने देखा कि सफेद लोमड़ी उसके नीचे करीब 100 मीटर की दूरी पर बहुत कोशिश करके आगे भाग रही थी। अपनी गहरी ताकत के चलते हान ली के लिए इस स्नो क्लाउड फॉक्स का नाटक पहचान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने तो यहाँ तक देख लिया था कि कैसे लोमड़ी ने पत्थर की नसों का इस्तेमाल करके झाड़ी में से निकल भागी थी।
अगर वो सिर्फ कोई मामूली डीमन बीस्ट होती तो हान ली शायद सिर्फ एहसान के तौर पर डिसाइपल्स को बता देता। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने महसूस किया कि इस स्पिरिट फॉक्स के अंदर वही स्पिरिचुअल छी की लहरें थीं जो उसे कभी नाइन कर्ल स्पिरिट गिनसिंग के इनकारनेशन उस सफेद खरगोश में मिली थीं। हनली खुश हो गया, उसे लगा शायद उसे किसी और स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट का रूप मिला है। लेकिन जब उसने एक बार फिर ध्यान से देखा तो उसे थोड़ा शक हुआ। उसने देखा कि फॉक्स के अंदर की स्पिरिचुअल छी बहुत ही हल्की है, इतनी कम कि नाइन कर्ल स्पिरिट गिनसिंग से तुलना करना भी गलत होगा। और ऊपर से यह भी समझ आया कि स्नो क्लाउड फॉक्स के पास एक असली मांस मज्जा वाला शरीर है, न कि कोई स्पिरिचुअल इनकारनेशन। वरना ऑब्सक्योर ट्रैक फॉर्मेशन जैसा छोटा फॉर्मेशन उसे रोक ही नहीं पाता। हालांकि वो फॉक्स किसी स्पिरिचुअल इनकारनेशन की तरह नहीं थी, फिर भी हान ली को उसमें गहरी दिलचस्पी हो गई थी। उसे पूरा यकीन था कि जिस शुद्ध स्पिरिचुअल छी से वो निकली है, उसी ने उसे डीमन बीस्ट में बदला है। ये सब जानने का पक्का इरादा करके हान ली ने जानबूझकर उसे छी कंडेंसेशन के कल्टीवेटर से भागने दिया, ताकि वो खुद धीरे धीरे उसका पीछा कर सके और उसके रहस्य जान सके। जब वो लोमड़ी उस पहाड़ी के सामने पहुंची तो वो सफेद रोशनी की गेंद बनकर सीधे जमीन में घुस गई। तब हान ली ने जेड सेप्टर से अर्थ एट्रीब्यूट वाला आर्टिफैक्ट स्पिरिट बुलाया और उससे चुपचाप रास्ता कटवाने लगा, क्योंकि अगर वो फ्लाइंग सोर्ड से पहाड़ में सुराख करता तो लोमड़ी डरकर भाग जाती। वो पहाड़ काफी बड़ा था। हान ली ने करीब 1 किलोमीटर तक उसका पीछा किया, जब जाकर लोमड़ी एक पत्थर जैसे कमरे में जाकर रुकी। हान ली बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी जल्दी पीले भेड़िए को रास्ता साफ करने का आदेश दिया। साथ ही हान ली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस की ताकत और बढ़ाई और कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल सेंस कमरे के पास पहुंची, एक अजीब ताकत ने उसे रोक दिया और वो और अंदर नहीं जा सका। अरे! हान ली हैरान होकर रुक गया और सतर्क हो गया। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर किसी भारी चीज से दब गया हो, जैसे पूरा माउंट टाई उस पर रख दिया गया हो। और तभी एक शांत आवाज सुनाई दी, जब मेहमान आ ही गया है तो इतना झिझक क्यों? क्या इस एल्डर से बुलावा आने का इंतजार कर रहा है? जैसे ही वो आवाज आई, हान ली के चारों तरफ पीली रोशनी फैल गई और एक भारी ताकत ने उसे आगे धकेल दिया। हान ली की आंखों के सामने एक रोशनी चमकी और अगली ही पल वो खुद को उस पत्थर के कमरे में खड़ा पाया। वो बहुत डर गया और तुरंत जेड सेप्टर घुमाकर अपने चारों तरफ लाल पीले रंग की एक रक्षा परत बना ली। साथ ही उसने मुंह से 1 दर्जन नीली रोशनियां बाहर फेंकी, जो उसके चारों ओर घूमने लगीं। अब जाकर हन ली को थोड़ी राहत मिली और उसने चारों ओर देखना शुरू किया।